हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। हम आपको आज 5th वाला लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं ओबीजी का, वो भी किस पे, पेरिप्यूरल सेप्सिस पे। उससे पहले आप ये जो वीडियो देख रहे हैं उसके कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक के जरिए आप जुड़ जाइए पूरे बैच के साथ, विद कंप्लीट कोर्स के साथ, ठीक है। उसके साथ हम आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ साथ हम आपको बुक भी प्रोवाइड करेंगे। जितना हो सके पूरे बैच के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे पेरिप्यूरल सेप्सिस। पेरिप्यूरल सेप्सिस का मतलब क्या है? सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन। क्या है बेटा? इन्फेक्शन। सेप्सिस मींस इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो जाना। इन्फेक्शन हो जाना जेनिटल ट्रैक्ट में, किस में? मदर में, विदिन दैट ऑकर्स विदिन 6 वीक्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ और एबॉर्शन। देखो, अगर किसी मदर में डिलीवरी हुई या एबॉर्शन हुआ या मिसकैरेज हुआ, वहां से लेके अप टू 40 डेज और वहां से लेके अप टू 6 वीक्स अगर उसको इन्फेक्शन हुआ जेनिटल ट्रैक्ट में, तो हम उसको बोलते हैं पेरिप्यूरल सेप्सिस। क्या बोलते हैं? पेरिप्यूरल सेप्सिस, जिसकी वजह से फिर पेरिप्यूरल पायरेक्सिया हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं मतलब फीवर ज्यादा होता है, टेम्परेचर रेज होता है। कितना रेज होता है? 100.4 फ़ारेनहाइट और 38 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन 2 ओकेजन्स एट 24 आवर्स। अगर हम 24 आवर में 2 बार इसको टेम्परेचर चेक करेंगे, इस वाली मदर को, इस वाली सिस्टर को अगर चेक करेंगे टेम्परेचर दो ओकेजन्स पे 24 आवर में, अगर हम उसको 2 बार चेक करेंगे, अगर सेम रीडिंग आ गई 100.4 फ़ारेनहाइट और 38 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम बोल सकते हैं दैट मदर इज सफरिंग फ्रॉम पेरिप्यूरल सेप्सिस। समझ आया? उसके बाद क्या है? उसके बाद अब हम देखेंगे पेरिप्यूरल सेप्सिस क्यों हो सकता है। कॉज ऑफ द पेरिप्यूरल सेप्सिस, फर्स्ट वन दैट इज निमोनिया। अगर मदर में निमोनिया होगा, ठीक है, उसकी वजह से भी सेप्सिस हो सकता है जेनिटल ट्रैक्ट में। सेकंड इज एंडोमेट्राइटिस, ठीक है, अगर इन्फेक्शन होगा एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस का, अगर उसमें इन्फेक्शन होगा तो वो भी एक रीजन बन सकता है फॉर कॉजिंग पेरिप्यूरल सेप्सिस। थर्ड वन दैट इज पेरिप्यूरल सेप्सिस मींस के पेरिप्यूरल सेप्सिस से फिर पेरिप्यूरल पायरेक्सिया हो जाना, ठीक है। अगर पेरिप्यूरल सेप्सिस होंगे तो उसकी वजह से फिर पेरिप्यूरल पायरेक्सिया हो सकता है, ठीक है। फोर्थ वन दैट इज वोंड इन्फेक्शन। अगर किसी मदर में डिलीवरी हुई है, अगर उसको एपिजियोटमी दी गई है या उसको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ी, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई, उसकी वजह से अगर वहां पे फिर वॉन्ड है, ओपन वॉन्ड मतलब वहां पे फिर फ्रेश वॉन्ड है, अगर वहां इन्फेक्शन हुआ है तो वो एक रीजन बन सकता है फॉर कॉजिंग पेरिप्यूरल सेप्सिस। अब उसके बाद है पेल्विक एब्सेस। अगर पेल्विक में इन्फेक्शन होगा, पेल्विक ऑर्गन्स में इन्फेक्शन होगा, चाहे सर्वेक्स में होगा, चाहे वेजाइना होगा, चाहे यूट्रस में होगा, चाहे फैलोपियन ट्यूब में होगा, किसी भी अगर ऑर्गन में इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? पेरिप्यूरल सेप्सिस। उसके बाद है यूटीआई। अगर मदर में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा तो वो भी एक रीजन बन सकता है फॉर कॉजिंग पेरिप्यूरल सेप्सिस। उसके बाद है मैस्टाइटिस। अगर इन्फेक्शन ऑफ ब्रेस्ट होगा, अगर इन्फेक्शन ऑफ ब्रेस्ट होगा उसकी वजह से भी हो सकता है पेरिप्यूरल सेप्सिस। उसके बाद क्या है? इफ डिलीवरी इज कंडक्ट इन अनहाइजीनिक मैनर, ठीक है। अगर मदर की डिलीवरी हुई है, सिस्टर की डिलीवरी हुई है, तो अगर उस डिलीवरी को जो वहां पे प्रैक्टिशनर्स है, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स है, हेल्थ टीम है, अगर उन्होंने कंडक्ट किया है इन अनसेफ वे, ठीक है, कंटामिनेटेड वे में, किस में? कंटामिनेटेड वे में, तो वो भी एक रीजन बन सकता है। क्या रीजन बन सकता है? फॉर कॉजिंग पेरिप्यूरल सेप्सिस, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कंडीशन, मतलब क्या होती है, नॉर्मल में क्या होता है, फिर क्या एबनॉर्मल बन जाता है। नॉर्मली में अगर हम देखेंगे, जो हमारा वेजाइना होता है लेट प्रेगनेंसी में या लेबर में, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं नॉर्मल में वो कौन कौन से होते हैं? डोडरलिनस बैसिली, कैंडिडा एल्बिकेंस, स्टेफिलोकोकस ऑरिस, ई कोली एटस्ट्रा, ठीक है। ये नॉर्मल, जो नॉर्मल वेजाइना होता है वहां पे नॉर्मल फ्लोरा होता है,
है वो क्या होता है, वो नॉर्मल होते हैं लेट प्रेगनेंसी में और लेबर में। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मल होते हैं लेट प्रेगनेंसी में, ये यहाँ पे लेट प्रेगनेंसी में, हाँ, लेकिन ये डॉर्मेंट रहते हैं, ये हार्मलेस रहते हैं। ये होते हैं हमारे वेजाइना में लेट प्रेगनेंसी में, लेबर के टाइम पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन ये डॉर्मेंट होते हैं, ये कुछ डिजीज नहीं करवाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ड्यूरिंग एनवीडी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी अगर करेंगे इफ कंडक्टेड इन एसेप्टिक कंडीशंस, ठीक है, अगर हम नॉर्मल डिलीवरी करेंगे या सी सेक्शन करेंगे एसेप्टिक कंडीशंस के साथ, ठीक है, पूरे हाइजीनिक के साथ अगर हम डिलीवरी करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी होगी, सी सेक्शन होगा, तो ये कुछ नहीं करेंगे, ये ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ नहीं करेंगे, मतलब मदर में वो कुछ इफेक्ट नहीं डालेंगे, कुछ डिजीज नहीं करेंगे। लेकिन बट इसमें क्या होता है, व्हेन देयर इज डैमेज इन द सर्विको वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन, लेकिन जब कोई हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर जब होता है कोई, अगर उसने डैमेज किया है किसी मदर को, किसी सिस्टर के, किसको, सर्वाइकल वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन उसको डैमेज किया है बाय इंस्ट्रूमेंट और एनी अदर वे, या उस और ओपन वॉन्ड किसमें, प्लेसेंटल साइड में, ठीक है। अगर मैंने बोला कि जो ये मदर है उसके लेट प्रेगनेंसी में, लेबर के टाइम में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ नहीं, वो डॉर्मेंट रहते हैं अगर हम हाइजीनिक वे में उसको कंडक्ट करेंगे डिलीवरी या सी सेक्शन। बट जिस वाली मदर में प्रॉब्लम होगी, म्यूकोजल डैमेज होगा, या अगर हमने मैनुअली प्लेसेंटा रिमूव किया, अगर उस प्लेसेंटल साइड को भी वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुई, वो डैमेज हुए, रप्चर हुआ वहां पे जो साइड, प्लेसेंटल साइड, तो ब्लड क्लॉट्स क्या हो जाएंगे, ब्लड क्लॉट्स जो वहां पे होंगे अब जमा प्लेसेंटल साइड पे, या म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द सर्विक्स जो वहां पे डैमेज हुआ, तो वो फिर क्या रहता है, वो एक्सीलेंट मीडिया बन जाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ऑल दीज फेवर्स द डेवलपमेंट ऑफ सेप्सिस। इसकी वजह से फिर सेप्सिस हो सकता है। सेप्सिस इन्फेक्शन क्यों हो सकता है, जब ये इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करें, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करें या सी सेक्शन करें, अगर उन्होंने कुछ रैप्चर किया, सर्विक्स रैप्चर किया, सर्विकस म्यूकस मेम्ब्रेन रैप्चर किया, या प्लेसेंटल साइट रैप्चर हुआ, वहां से बहुत सारे क्लॉट्स आ गए, वो जो ब्लड क्लॉट्स बन गए प्लेसेंटल साइट या सर्विकस म्यूकस मेम्ब्रेन में, दैट फेवर्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया बढ़ जाए, उनका ये नंबर बढ़ जाता है, तो वो फिर पैथोजेनिसिटी उनकी इंक्रीज हो जाती है, तो वो ग्रोथ अच्छे से कर पाते हैं, उनको मीडिया अच्छा बढ़िया लग रहा है कि यहाँ पे हमारा मीडियम अच्छा है, हम यहाँ पे ही ग्रो करेंगे, तो उसकी वजह से सेप्सिस हो सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं दैट विल कंट्रीब्यूट फॉर डेवलपिंग द पेरिप्यूरल सेप्सिस। फर्स्ट वन एंटीपार्टम फैक्टर्स। एंटीपार्टम फैक्टर्स मतलब जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो माल नरिश्ड होगी, अगर वो बहुत ज्यादा कमजोर होगी, एनेमिक होगी, उसको माल न्यूट्रिशन मतलब उसको फूड बहुत ज्यादा कम मिला हुआ होगा, ठीक है, वो ठीक है। दूसरा है प्री-इक्लैम्प्टिक, ठीक है, और क्रॉनिक इलनेस, अगर वो उसको हाइपरटेंशन होगा प्रेगनेंसी की वजह से, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर बन सकता है, किसके लिए, रिस्क फैक्टर बन सकता है, किसके लिए, फॉर कॉजिंग द पेरिप्यूरल सेप्सिस, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इंट्रापार्टम फैक्टर। इंट्रापार्टम मतलब जब एक मदर किस में होगी, इंट्रापार्टम में होगी, तो उस टाइम फॉर एग्जांपल जब वो डिलीवरी के टाइम होगी, ठीक है, तो उस टाइम क्या हो सकता है, वो भी एक रीजन बन सकता है फॉर कॉजिंग द पेरिप्यूरल सेप्सिस। फर्स्ट वन रिपीटेड पीवी, अगर रिपीटेडली वहां पे वो नर्सेस करेगी, चेक पर वेजिनल एग्जामिनेशन करेंगे, रिपीटेडली पीवी करेंगे, तो उससे भी एक मदर में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा है प्रोलॉन्ग्ड, अगर बहुत टाइम तक लेबर चलता रहा, तो वो भी एक रीजन बन सकता है पेरिप्यूरल सेप्सिस के। या ट्रॉमेटिक ऑपरेशन डिलीवरी, यही जो मैंने बोला इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से अगर ट्रॉमा हुआ या फंडल प्रेशर हमने किया, ठीक है, वो भी एक रीजन बन सकता है फॉर कॉजिंग द पेरिप्यूरल सेप्सिस। उसके बाद है एपीएच और पीपीएच। एपीएच और पीपीएच मैंने पहले ही पढ़ाया आपको, एंटीपार्टम हेमरेज एक रीजन बन सकता है फॉर कॉजिंग द पेरिप्यूरल सेप्सिस, या पोस्टपार्टम हेमरेज जो हमने कल ही पढ़ा, पोस्टपार्टम हेमरेज अगर एक्सेस ब्लीडिंग होगी एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, वो भी एक रीजन बन सकता है फॉर कॉजिंग पेरिप्यूरल सेप्सिस। उसके बाद है आरपीओसीज। आरपीओसीज मींस रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, अगर अंदर ही रह गया कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, तो उससे भी इंफेक्शन हो सकता है मदर में,
ठीक है। उसके बाद है प्लेसेंटा प्रीविया। ये प्लेसेंटा प्रीविया मैंने आपको पढ़ाया है सेकंड लेक्चर में। प्लेसेंटा प्रीविया, जब प्लेसेंटा कहाँ आ जाता है, लोअर यूट्रीन सेगमेंट में, तो वो फुल्ली कवर कर सकता है, हाफली कवर कर सकता है, रीड टू द मार्जिन और नियर टू द मार्जिन, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। उसकी वजह से भी हो सकता है इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद हम देखिए मोड ऑफ इन्फेक्शन। किस मोड में, ये अंदर ही थे, अंदर से ही इन्फेक्शन हो रहा है, बाहर से इन्फेक्शन आ रहा है। फर्स्ट वन दैट इज एंडोजीनियस। एंडो मीन्स इनसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड, इनसाइड मीन्स ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इनसाइड इन द जेनिटल ट्रैक्ट। देखो अंदर हमारी बॉडी में ऑलरेडी ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर फिर यही उनके लिए मीडिया वो डॉर्मेंट रहते हैं, वो कुछ काज नहीं करते हैं डिजीज विजीज। लेकिन जब हमें कुछ ट्रॉमा होता है, लेसरेशंस होती हैं, क्लॉट फॉर्मेशन होती है, तो वो फिर मीडिया जो है वो उनके लिए क्या बन सकता है, वो मतलब अच्छा गुड मीडियम बन सकता है फॉर ग्रोथ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इकोलाई जो है वो बाउल में होता है, अगर बाउल में लेसरेशंस होंगे, बाउल में कुछ कट्स होंगे, बाउल में कुछ पस होगा, तो वो फिर काज करते हैं डिजीज बाउल में, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस एनस में होता है, अगर एनस में कुछ प्रॉब्लम होगी तो इसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है, तो ये फिर काज करेगा इन्फेक्शन। काज इन सेप्सिस इफ प्रेग्नेंट वुमेन हु हैव डिफिकल्ट फोर्स ऑफ डिलीवरी, इमरजेंसी सी सेक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने यही बोला, जब एक मदर को फोर्स ऑफ डिलीवरी करते हैं या इमरजेंसी सी सेक्शन करते हैं या बहुत रिपीटेड पीवी करते हैं, मॉल न्यूट्रिशन, एपीएच, पीपीएच, प्लेसेंटा प्रीविया, जो भी मैंने अभी तक रीजन बोले हैं, तो वो क्या काज करवा सकते हैं, इन्फेक्शन। लेकिन अंदर ही, ये हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसकी वजह से अगर फिर ये हमने किया, फोर्स ऑफ डिलीवरी की है या अनहाइजीनिक ये डिलीवरी की है, तो उसकी वजह से फिर इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, तो ये काज कर सकते हैं डिजीज इनसाइड द बॉडी, ठीक है। अब है एक्सोजीनस। एक्सोजीनस मतलब हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, तो माइक्रो ऑर्गन्स कॉज इन्फेक्शन आउटसाइड द बॉडी एंड ट्रांसमिट टू अदर बॉडी। देखो सोर्स क्या है, फॉर एग्जांपल के माइक्रो ऑर्गन्स बाहर से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें है मिडवाइफ है, डॉक्टर है, पेशेंट है, विजिटर्स है, तो उनको कुछ इन्फेक्शन था, उनकी वजह से वया ड्रॉपलेट या क्लोज कॉन्टेक्ट में हम आ गए, टच किया उनके साथ, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से या टच किया उनके साथ, उनको इन्फेक्शन था तो हमें ट्रांसफर हुआ, उसको हम बोलते हैं एक्सोजीनियस। क्या बोलते हैं, एक्सोजीनियस। पेशेंट को खुद का इन्फेक्शन नहीं था, वो उसको ट्रांसफर हुआ है, कहां से, दूसरे बंदे से। फॉर एग्जांपल वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो विजिटर भी हो सकते हैं, वो यही अटेंडेंट्स हो सकते हैं, मिडवाइफ्स हो सकते हैं, उनको इन्फेक्शन था तो मतलब वो उस वाली मदर पे ट्रांसफर हुआ। वाया कैसे ट्रांसफर हुआ, वाया ड्रॉपलेट से हुआ या उनके साथ टच किया, ठीक है। तीसरा जो है मोड दैट इज ऑटोजीनियस। ऑटोजीनियस मतलब ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं कहीं और माइग्रेट हो जाते हैं फिर कहीं और। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म ब्रेन में था, फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी और लंग में था या स्टोमक में था, वो फिर जेनिटल ट्रैक्ट में माइग्रेट हुए, उसकी वजह से भी पेरिप्यूरल सेप्सिस हो सकते हैं। आइदर थ्रू ब्लड स्टिरिंग की वजह से फिर वो फैल गया, या ड्रॉपलेट की वजह से फैल गया, या सेप्टिक थ्रोट में अगर इन्फेक्शन होगा, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस अगर होगा तो उसकी, या फीसिस की वजह से या स्किन इन्फेक्शन की वजह से फिर ये ट्रांसफर हो जाता है इस वाली मदर में, ठीक है। अब हम देखेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि ये मदर जो है इसको पेरिप्यूरल सेप्सिस है। फर्स्ट वन दैट इज, हम चेक करेंगे टेम्परेचर, अगर हमें टेम्परेचर रेज दिखेगा कितना, 100.4 फ़ारेनहाइट और 38 डिग्री सेंटीग्रेड, फर्स्ट वन। सेकंड इज हेडेक, अगर इस वाली मदर में होगा, अगर वो मदर कंप्लेन करेगी दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम द हेडेक एंड टैकीकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट, क्या अगर होगी, इंक्रीज हार्ट रेट। और मेलाइज मतलब ये लेजीनेस मतलब ड्राउजीनेस, ठीक है, बॉडी एक होगी, तो उसको भी हम बोलते हैं इसको पेरिप्यूरल सेप्सिस है। अब हम देखेंगे कैसे रूट काज क्या है। अभी तक हमने ऊपर से पढ़ा
कंडीशंस, मोड एटसेट्रा। अब हम पढ़ेंगे रूट कॉज ऑफ द डिजीज। फर्स्ट वन, जो भी मैंने बोला इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स मैंने क्या क्या बोले, इंट्रा के अलग, एंटीपार्टम के अलग, एंडोजीनस के अलग, एक्सोजीनस के अलग, ठीक है। जो वो सारे रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, एनेमिक हो सकती है, अनकंडीशनड डिलीवरी की है, या ये क्या बोलते हैं इसको, सी सेक्शन किया है, इमरजेंसी, वो भी एक रीजन बन सकता है फॉर कॉजिंग द पेरिप्यूरल सेप्सिस। कोई भी रीजन हो सकता है। अगर एब्रप्शन प्लेसेंटा होगा, प्लेसेंटा प्रीविया होगा, पोस्टमार्टम हेमरेज होगा, एनेमिक होगा, ठीक है। अगर वो सारे रीजंस, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स मिलेंगे, अगर उनसे फिर प्रॉब्लम होगी, तो अगर वो सारे रीजंस अगर हम देखेंगे, ड्यू टू दैट इटियोलॉजिकल फैक्टर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एंटर हो जाते हैं। अगर वहां पे फॉर एग्जांपल सर्वाइकस में क्या हुआ है, कट हुआ है, लीजेंस हुए हैं, लेसिरेशंस हुए हैं, या प्लेसेंटल साइड से ब्लड क्लॉट जमा हुए हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी तक डोरमेंट थे, अभी तक चुपचाप करके बैठे थे, अब वो डोरमेंट नहीं रहेंगे। जब वो डोरमेंट नहीं रहेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे कहां की ओर, पेरिनियम की ओर आएंगे, वेजाइना की ओर आएंगे, सर्वेक्स की ओर आएंगे और यूट्रस की ओर आएंगे। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहां कहां आएंगे, पेरिनियम की ओर, वेजाइना की ओर, सर्वाइक्स की ओर, यूट्रस की ओर, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर होंगे इन वाले ऑर्गन्स में, तो उसके साथ साथ इन वाले स्ट्रक्चर्स में, तो उसके साथ साथ वो क्या काज करवाएंगे, इन एरियाज में रेडनेस होगी, स्वेलो होंगी, नेक्रोसिस होंगे। तो वो क्या होगा, इन एरियाज में रेड होंगे, ये स्वोलन होंगे, नेक्रोसिस होगी, डेड टिश्यू होगा, ठीक है। तो स्लफिंग ऑफ द डेसिडुआ होगा। अगर यूट्रस में चले जाएंगे तो वहां पे एंडोमेट्रियम स्लफ हो जाएगा, और उसके साथ साथ ऑफेंसिव डिस्चार्ज होगा, बैड स्मेल होंगी उस डिस्चार्ज को, वाइट डिस्चार्ज जो पास आउट होगा, तो क्योंकि उसको पेरिप्यूरल सेप्सिस है तो उसमें ऑफेंसिव बैड स्मेल आ जाएगी। तो उसके साथ साथ जब ये होगा, जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर होंगे पेरिनियम में, फैलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में, वेजाइना में, तो वहां पे वो काज करेंगे रेडनेस, स्वेलिंग, नेक्रोसिस। यूट्रस में अगर चली जाएंगे, स्लफिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, उसके साथ साथ फिर ऑफेंसिंग स्मेल आ जाएंगी, तो जिसकी वजह से फिर हमें दिखेगा इस वाली मदर में फीवर है और टैकीकार्डिया है। क्या हुआ है फिर इस वाली मदर को, टैकीकार्डिया हुआ है, इन्फेक्शन अंदर हो रहा है, तो और फीवर दिखेगा इस वाली मदर में। उसके साथ जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मायोमेट्रियम में एंटर होंगे, अगर इन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेड किया है, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव इन्फेक्शन किया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, कहां कि अगर वो एंटर हुए कहां की ओर, यूट्रस की ओर, तो वो स्प्रेड हो जाएंगे बाकी ऑर्गन्स में भी। जब सीवियर इन्फेक्शन होगा, फॉर एग्जांपल अगर पेल्विक में जाएंगे तो वहां पे काज करेंगे पेल्विक सेलुलाइट्स, ठीक है। अगर फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे उसको हम बोलते हैं फिर सल्फिंजाइट्स, मतलब इन्फेक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। पेरिटोनियम में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे तो वो काज करेंगे वहां पेरिटोनाइट्स। अगर उसके बाद जाएंगे ये वेन में तो वहां पे करेंगे थ्रोम्बोफेलिक बाइट्स। या अगर अदर ऑर्गन्स में भी इन्वॉल्व होंगे, या अगर उससे आगे भी एक्सटेंसिव या सीवियर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन अगर होगा, तो अगर ब्रेन में जाएंगे तो वहां पे करेंगे मेनिनजाइटिस। आर्थराइटिस भी कर सकते हैं, जॉइंट्स में भी इन्फेक्शन काज करवा सकते हैं, एंडोकार्डाइटिस में भी काज करवा सकते हैं, और रिनल एब्सेस भी काज करवा सकते हैं। अगर ये इन्फेक्शन सीवियर होगा तो ये काज करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर हमें देखना है, अगर पेल्विक में पेरिनियम में इन्फेक्शन है तो उस टाइम हमें क्या दिखेगा, अगर यूट्रस में दिखेगा, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, अगर इफ इंफेक्शन इज इन पेरिनियम, अगर इंफेक्शन अभी पेरिनियम में है, ठीक है, तो उस टाइम हमें दिखेगी मदर को क्या है, इंक्रीज टेम्परेचर। वो पता है कितना, 100.4 फ़ारेनहाइट। हेडेक भी होगा, रेडनेस भी होगी, स्वेलिंग भी होगी, और उसको पस भी होगा वहां पे। तो हम बोलेंगे इस वाली मदर को क्या है, पेरिनियम इन्वॉल्व हुआ है, पेरिनियम में इंफेक्शन है। दूसरा जो है,
अगर यूट्रस में इन्फेक्शन, यूट्रीन में इन्फेक्शन होगा, अगर अब यूट्रस इन्वॉल्व हुआ है, अगर यूट्रस में, खाली यूट्रस में इन्फेक्शन, तो उस टाइम मदर को क्या होगा, उस टाइम भी होगा उसको इंक्रीज टेम्परेचर। क्या है उसको, क्या होगा, इंक्रीज टेम्परेचर। दूसरा क्या है, ओफेंसोलोकिया। ओफेंसिव मतलब बैड स्मेल वाले, जो फर्स्ट डे से 14 डेज तक ये रहता है, ये डिस्चार्ज, तो वो ओफेंसिव होगी, ठीक है। और यूट्रस उसमें क्या दिखेगी, टेंडर, ठीक है, क्या दिखेगी, यूट्रस टेंडर। उसके बाद क्या है, अगर पेल्विक सेल्यूलाइट्स होगा, पेल्विक सेल्यूलाइट्स अगर मतलब पेल्विक ऑर्गन्स अगर इन्वॉल्व होंगे इन्फेक्शन में, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उस वाली मदर में हमें दिखेगा फर्स्ट वन दैट इज इंक्रीज टेम्परेचर। हर किसी में रेज होगा टेम्परेचर रेज, लेकिन पेल्विक में तो पेल्विक पेन दिखेगी, और इसमें दिखेगा इंक्रीज WBC का काउंट, इसमें रेज होगा अगर पेल्विक में इन्फेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इन पेरिटोनाइटिस, अगर पेरिटोनियम में इन्फेक्शन हुआ तो उस टाइम हम कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स दिखेंगे। फर्स्ट वन हाई फीवर दिखेगा, क्या दिखेगा, हाई फीवर। दूसरा जो है नॉशिया एंड वॉमिटिंग, नॉशिया एंड वॉमिटिंग। तीसरा जो है इसमें एब्डोमिनल डिस्टेंडेड होगा, क्या, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। और इसमें लास्ट वन दैट इज एब्डोमिनल पेन, इसमें हमें दिखेगी एब्डोमिनल पेन भी, ठीक है। उसके बाद इनसेप्टिक सीमिया, इनसेप्टिक सीमिया जब ब्लड में इन्फेक्शन होगा तो उस टाइम भी इंक्रीज होगा टेम्परेचर। दूसरा टैकीकार्डिया हो सकता है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ठीक है। उसके बाद क्या है, हेडेक होगा। उसके बाद मेंटल कंफ्यूजन्स होंगे। अगर किसी मदर को अब ब्लड में इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है तो उस वाली मदर में हमें टेम्परेचर रेज दिखेगा, हमें टैकीकार्डिया दिखेगा, हमें हेडेक दिखेगा, मेंटल कंफ्यूजन दिखेगा, और लास्ट वन दैट इज स्लीप डिस्टर्बेंस, वो अच्छे से क्या, नींद नहीं कर पाएगी, ठीक है, समझ आया। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि दैट मदर इज सफरिंग फ्रॉम पेरिप्यूरल सेप्सिस। फर्स्ट वन हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। क्या करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग। क्या हिस्ट्री टेकिंग, आपको मत कभी हुआ था APH, इससे पहले आपको APH मत हुआ था, इससे पहले आपको PPH मत हुआ था, इससे पहले आपको कभी क्या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी मत हुई थी, या इससे ये प्रोलॉन्ग्ड लेबर मत है, या एनेमिक मत हो, ठीक है, APH मत हुआ था, PPH मत हुआ था, प्लेसेंटा प्रीविया मत हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हाई वेजाइनल एंड सर्वाइकल स्वैब्स। हम टेस्ट दूसरा करेंगे, हाई वेजाइनल एंड सर्वाइकल स्वैब्स हम लेते हैं, सो दैट कि हम कल्चर करते हैं एरोबिक इन्फेक्शन है, एरोबिक बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है या एनएरोबिक से इन्फेक्शन हुआ है। दूसरा अब लास्ट वाला जो है ब्लड कल्चर टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद है मैनेजमेंट क्या करेंगे, फर्स्ट वन हम उसको जो इन्फेक्टेड मदर होगी हम उसको आइसोलेट करेंगे, अलग रूम में रखेंगे, ठीक है, सेपरेट रूम में रखेंगे। दूसरा जो है हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हम इसको देते हैं, ठीक है। तीसरा जो है हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं एडुकेट कैलोरीज, और हम इसको क्या बोलते हैं, IV फ्लूइड इन्फ्यूजन लगाओ, क्योंकि इसको बहुत ये ज्यादा डिहाइड्रेट हो रही है, इसको टेम्परेचर रेज है, इसको फीवर रेज है, इसको ये मतलब फीवर है, तो हम उसको इन्फ्यूजन लगाते हैं, बेड रेस्ट करवाते हैं, आइसोलेट रखते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। हम उसको बोलते हैं टेक द एक्स्ट्रा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स सो दैट कि रिहाइड्रेट करो खुद को, ठीक है। और क्लीननेस वो बोलते हैं इसको रखने के लिए, उसको बोलो कंटिन्यूअसली पैड जो है वो चेंज करो ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो जाए, और जो उसकी ये है वार्ड उसको क्लीन रखो, उसको कंटिन्यूअसली वॉश करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।